तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, हम 8000 साल पुराना कोई टाइम कैप्सूल खोल रहे हैं। इतिहास के छात्रों के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता की ये रहस्यमय दुनिया हमारे लिए किसी अचंभे से कम नहीं है। ये सिर्फ पुरानी ईंटों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस उन्नत संस्कृति की बात है जिसने मानव इतिहास की पूरी नींव ही बदल कर रख दी। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से इन 5 अहम हिस्सों पर टिकी होगी। एक खोई हुई दुनिया की खोज, उनके शहरी नियोजन की शुरुआत, वो सिंधु लिपि जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका, उनका एक बेहद अनोखा और शांतिपूर्ण समाज, और आखिर में इस महान सभ्यता के पतन के सिद्धांत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक खोई हुई दुनिया की अचानक हुई खोज। अगर हम इस सभ्यता के समय काल को देखें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती चरण से लेकर 1900 ईसा पूर्व के पतन तक ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ साथ करीब 5000 सालों तक फली फूली। 5000 साल ये अपने आप में एक बहुत लंबा समय है। चलिए अब उनके इतिहास से निकलकर उनके शहरों की बनावट यानी बेहतरीन शहरी नियोजन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। 2600 ईसा पूर्व में उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो आज के कई मॉडर्न शहरों को भी पीछे छोड़ दे। हर घर के अंदर अपने टॉयलेट, नहाने की जगह, ढकी हुई नालियां, पेड़ों वाले फुटपाथ और तो और सड़कों पर कचरा डालने के लिए डस्टबिन। मतलब उस जमाने में इतनी सफाई और प्लानिंग बिल्कुल कमाल है। और उनके सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत क्या है? उनकी ईंटें। सिंधु घाटी के इतने विशाल इलाके में सैकड़ों अलग अलग बस्तियों में जो भी ईंटें इस्तेमाल हुई, उन सबका आकार और माप बिल्कुल एक जैसा था। एक ही स्टैंडर्ड साइज। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक बेहद कड़े और सटीक नियोजन का ही नतीजा था। उनके शहरों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला, निचला टीला, जिसे बाढ़ और जंगली जानवरों से बचाने के लिए 4 दीवारी से घेरा गया था। और दूसरा, ऊपरी गढ़ या सिटाडेल, जहां जरूरी सार्वजनिक जगह और बाजार होते थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बड़ी बड़ी दीवारें किसी दुश्मन सेना को रोकने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति से खुद को बचाने के लिए बनाई गई थीं। उनके शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता की। और यहीं आता है हमारा तीसरा हिस्सा, अनसुलझी सिंधु लिपि। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को पत्थर की छोटी छोटी मुहरों पर 400 से भी ज्यादा अलग अलग चिन्ह मिले हैं। इनमें मछलियों से लेकर डंडियों जैसी आकृतियां तक शामिल हैं। 400 चिन्ह ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने सारे अलग अलग प्रतीकों की वजह से ही इतिहासकार इसे एक लोगोसिलाबिक लिपि मानते हैं। आसान भाषा में कहें तो यहाँ हर एक चिन्ह सिर्फ एक अक्षर नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा एक शब्द या एक विशिष्ट ध्वनि है। अब अगर हम इसकी तुलना मिस्र की चित्रलिपि से करें तो एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। मिस्र की लिपि को तो रोजेटा स्टोन की मदद से पढ़ लिया गया, जो एक तरह से उनके लिए अनुवाद की चाबी थी। लेकिन सिंधु लिपि के मामले में बदकिस्मती से हमारे पास ऐसा कोई प्राचीन गूगल ट्रांसलेट या द्विभाषी पत्थर है ही नहीं। इसीलिए ये आज तक एक रहस्य है। पर हाँ, कुछ पैटर्न जरूर समझ आते हैं। पत्थर की पट्टियों के बाईं तरफ सिकड़े हुए अक्षरों को देखकर साफ पता चलता है कि ये लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। और सबसे रोचक बात पता है क्या है? मेसोपोटामिया के व्यापारियों ने भी अपनी खुद की भाषा लिखने के लिए इसी सिंधु लिपि को अपना लिया था। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, उनका अभूतपूर्व शांतिपूर्ण समाज। जब हम उनके समाज को देखते हैं तो जो चीजें वहां मौजूद नहीं थीं वो ज्यादा चौंकाती हैं। पूरे कांस्य से युग में ऐसा कहीं नहीं हुआ। वहां कोई भव्य मंदिर नहीं, कोई शाही महल या मकबरे नहीं, किसी राजा या पुजारी का कोई नामो निशान नहीं, और ना ही युद्ध या हथियारों का कोई सबूत मिला। ये एक तरह का लॉस्ट यूटोपिया लगता है। एक ऐसा समाज जो बिना किसी ऊंच नीच और बिना किसी लड़ाई झगड़े के बिल्कुल शांति से रहता था। राजाओं के लिए बड़े बड़े स्मारक बनाने के बजाय मोहनजोदारो में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि द ग्रेट बाथ थी। ये एक बहुत बड़ा वाटरप्रूफ सार्वजनिक स्नानागार था। ये साफ दिखाता है कि उनका पूरा फोकस धार्मिक दिखावे से ज्यादा सामुदायिक स्वच्छता और साफ सफाई पर था। और अब हम अपने आखिरी मॉड्यूल पर आते हैं, सभ्यता के पतन के सिद्धांत।
आखिर क्या हुआ था इस शानदार दुनिया को? पुरातात्विक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 1900 ईसा पूर्व और 1300 ईसा पूर्व के बीच अचानक सब कुछ बिखरने लगा। शहरों की प्लानिंग रुक गई, नालियां कचरे से जाम हो गईं और उनका जो इतना बेहतरीन व्यापार नेटवर्क था वो पूरी तरह ठप पड़ गया। इतनी जल्दी और इतना भयंकर पतन, पर क्यों? इसे लेकर विद्वानों के बीच मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं। पहला, जलवायु या विवर्तनिक बदलाव, जैसे सरस्वती नदी का सूख जाना या रास्ता बदल लेना, जिससे लोग पूर्व की ओर गंगा नदी की तरफ पलायन कर गए। दूसरा, संसाधनों की कमी, शायद ईंटें पकाने और मवेशियों के लिए उन्होंने इतने जंगल काटे कि जमीन बंजर हो गई। और तीसरा सिद्धांत है कोई भयानक बीमारी, जैसे मलेरिया या हैजा, जिसने इस पूरी शहरी आबादी को खत्म कर दिया। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर इतना शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और आदर्श समाज यूं अचानक मिट्टी में मिल सकता है, तो जरा सोचिए, मृतकों के टीले के नीचे और ऐसे कितने अनकहे रहस्य दबे होंगे जो आज भी बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।